हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको सभी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ही जितने भी क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, उसके आंसर को देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करना, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रामायण की रचना किसने की? तो पूछा गया है कि जो रामायण है उसकी रचना, जो उसके रचनाकार है वो कौन है? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास या याज्ञवल्क्य? देखिए, जो रामायण की रचना की थी वो की थी वाल्मीकि ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाल्मीकि ने। मनु ने जो रचना की थी वो की थी मनुस्मृति ने, और वेद व्यास ने रचना की थी महाकाव्य महाभारत की। तो यहाँ पर पूछा गया है रामायण, तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से? तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। जो सेल्यूकस था वो यूनानी शासक था। वही अपने एक राजदूत को, जिनका नाम मेगास्थनीस होता है, उनको भारत में भेजता है चंद्रगुप्त के समय पे। और यहाँ आकर मेगास्थनीस एक टेक्स्ट बुक को तैयार करता है जिसका नाम होता है इंडिका। ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो आप याद रखना। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो धर्म विजय का जो उल्लेख है, ऑप्शन आपके सामने है, 11वें में, 12वें में या 13वें में। तो धर्म विजय का जो उल्लेख है अशोक का, वो आपको मिलेगा 13वें शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वें शिलालेख में अशोक के हमें धर्म विजय का पता चलता है। क्योंकि हुआ क्या था, उड़ीसा में जो कलिंग है वहां पर जब बहुत बड़ा युद्ध होता है अशोक के द्वारा, तो बहुत सारे लाखों लोगों का खून बहा जाता है। उसके बाद अशोक के जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। वो सारे युद्ध को, सबको त्याग कर, खून खराबे को त्याग कर, वो सोचते हैं कि अब वो धर्म की नीति को अपनाएंगे। और यहीं वो जुड़ते हैं बौद्ध भिक्षु से, उपगुप्त जिनका नाम होता है। और आगे चल के फिर बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी वो फैलाते हैं। तो इसीलिए धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर 13 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त सेकंड के या कनिष्क के? तो जो कालिदास है वो समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में भी नवरत्न हुआ था करते थे। जैसे कि अकबर का तो हम सबको पता है कि अकबर के 9 रत्न थे, लेकिन वैसे ही उनसे पहले, अकबर से पहले चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके भी कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे, और उनमें से एक थे कालिदास। ठीक है, तो कालिदास ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उनकी रचनाएं हैं वो लिखी हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम कालिदास को पढ़ेंगे तब मैं आपको वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो यहाँ पर है कि जो कालिदास है वो किसके समकालीन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को या फिर अकबर को? तो भारत का जो नेपोलियन है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली या गया? तो मगध की जो प्राचीन, सबसे पुरानी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे बदलाव आते हैं और पाटलिपुत्र भी बन जाती है, जो मगध की राजधानी होती है उसको उदयन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राचीन राजधानी पूछी है तो राजगृह थी मगध की प्राचीन राजधानी। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? पूछा गया कि सबसे पुराना जो राजवंश था, क्योंकि मगध में ना केवल एक शासक ही बल्कि बहुत सारे जो शासक है वो अलग अलग वंश से आके उस जगह पे रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे पुराना वंश कौन सा था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यंक वंश या फिर शिशुनाग वंश? तो मगध का जो सबसे प्राचीनतम राजवंश था वो था आपका हर्यंक वंश। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्यंक वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले जिस राजा ने अपनी राजधानी बनाया था वो थे उदयन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उदयन ने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, और उसके बाद तो फिर बहुत सारे जो रूलर्स आते रहते हैं और पाटलिपुत्र उनकी राजधानी रहता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन या पुनपुन? तो पाटलिपुत्र जो जगह थी, कोई भी जो शासक था वो अपनी राजधानी उसी जगह को बनाता था जहाँ उसको पता हो कि यहाँ पर सबसे पहले तो उसको पानी जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके लिए नदियाँ बहुत जरूरी थी, क्योंकि उनका जितना भी जो ट्रेड होता था वो पानी के रास्ते उनको आसान पड़ता था। और दूसरा, वो जो भी खेती बाड़ी करते थे तो उसमें उन्हें इरीगेशन के लिए हेल्प हो जाती थी, पानी देने के लिए उनके लिए हेल्प हो जाती थी, क्योंकि पहले इतनी अच्छी टेक्निक्स या इतनी अच्छी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर वो हमेशा कोशिश करते थे कि नदियों के पास वाला जो एरिया है वहाँ पर वो अपने शहर को या अपने शासन को
स्थापित करे। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना थी उदयन ने वो की थी गंगा, सोन, पुनपुन इन सभी नदियों के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी के संगम पर ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रथमूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो रसमूलर नाम का एक आक्रमण करने वाला यंत्र था। तो पूछा है कि सबसे पहले किस जनपद में इस यंत्र का इस्तेमाल किया गया? काशी, वैशाली या मगध? तो सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल था रसमूल नामक आक्रमण जो यंत्र था, सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था आपका मगध में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मगध यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था गुजरात में, केरल में, बंगाल में या महाराष्ट्र में? जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, बंदरगाह का मतलब है पोर्ट, जहाँ पर शिप्स वगैरह आते हैं। तो पुराने समय में जो ट्रेडिंग वगैरह तो था ही, तो पानी के जो रास्ते हुआ करता था, तो वहाँ पर कुछ जो स्टेट्स थे उस समय में, गुजरात हो गया, जितने भी जो कोस्टल बाउंड्री से लगे हुए हैं, समुद्री जो उनके किनारे हैं वो लगे हुए हैं, तो वहाँ पर काफ़ी बंदरगाह वगैरह जो पोर्ट वगैरह हुआ करते थे, जहाँ से उनका ट्रेड चलता था अच्छा खासा। तो पूछा ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था? तो ये था आपका बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे बंगाल में। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है इनको। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? कालिदास, शुद्रक, हरिसेन या रविकीर्ति? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो है हरिसेन। और जो हरिसेन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को पहले टिक कर लेंगे। और हरिसेन कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्त के समय पर, तो इसीलिए उस इलाहाबाद प्रशस्ति में उन्होंने समुद्रगुप्त का और उनके राज्य का ही जिक्र किया हुआ है, क्योंकि प्रशस्ति का मतलब ही होता था किसी की तारीफ में कोई चीज़ लिखी हुई। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके कोर्ट में थे, तो वो उन्हीं के बारे में लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति के जो लेखक है वो हरिसेन है। आगे देखते हैं। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन लिया था उन्होंने? नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय? जो चाणक्य थे हम सबको पता है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार वही थे चाणक्य। अब पूछा गया है कि उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, कौन सा शिक्षण संस्थान था जहाँ से उन्होंने अध्ययन किया था? तो उन्होंने किया था तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षण, जो उनका संस्थान था वो उनका कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहीं से उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में, गांधार में या अंग में? तो प्राचीन भारत में एक जगह थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी ये। तो पूछा है कि ये कहाँ स्थित था? तो ये आपका स्थित था मगध में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था वो आपका मगध में स्थित था। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखनी है, एक एक करके हम सब चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पर। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जो शक संवत है उसकी शुरुआत मानी जाती है, ऑप्शन आपके सामने है 82, 78 या 76। तो उसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका 78 ईसा पूर्व। ठीक है, ये शक संवत की आपकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पाई जाने वाली धातु सबसे पहली, जिसके बारे में लोगों को पता चला, तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो आपको बताना पहली धातु कौन सी थी? चांदी। विश्व में पाई जाने वाली जो पहली धातु थी वो थी चांदी। तो आपको याद रखना है, ना लोहा, ना तांबा, ना टीन, सबसे पहली कौन सी थी? चांदी थी। ठीक है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज जाते हैं, वो सोचते हैं लोहा ही होगी, लेकिन लोहा नहीं थी, चांदी थी पहली धातु। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? वैसे तो ये सारी ही लिपि हैं, अरामिक, ब्राह्मी, प्राकृतिक, पाली, ये सारी ही लिपि हैं जो भारत में इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन पूछा है कि भारत में सबसे प्राचीन कौन सी, सबसे पुरानी कौन सी थी? तो जो सबसे पुरानी थी वो थी ब्राह्मी। हालांकि जो हमें बौद्ध के जो अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए हैं वो इन सारी ही लिपि में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अशोक का मानना था कि सारी, मतलब जहाँ पर जिस तरह के लोग रहते हैं वहाँ हमें वैसे ही जो शिलालेख है उसकी उन्हीं लिपि में लिखवाने चाहिए। तो इसीलिए वहाँ पर आपको हर तरह की जो लिपि है वो उनके शिलालेखों में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो सबसे पुरानी के बारे में पूछा गया है तो वो सबसे पुरानी है आपकी ब्राह्मी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो जो प्रयाग जो प्रशस्ति है पूछा गया है कि उसका संबंध किस गुप्त शासक से है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका संबंध है समुद्रगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ गया। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अशोक ने, कनिष्क ने या रुद्रमन ने? तो अपने स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी वो कराई थी रुद्रमन ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इन्होंने अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है,
आगे देखते हैं। इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, बाणभट्ट या हरिशेन? तो इंडिका के जो लेखक हैं वो है आपके मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये एक यूनानी शासक के राजदूत थे, एम्बेसडर थे, जो कि भारत आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो चंद्रगुप्त के समय पर, सॉरी, ठीक है। और जो यूनानी शासक थे वो, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। और वही मेगास्थनीज को भारत भेजते हैं और यहाँ पर जो मेगास्थनीज होता है वो फिर इंडिका नामक एक किताब होती है उसकी रचना करते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स ये आपको याद रखने हैं। और बाद में जो सेल्यूकस निकेटर होता है वो अपनी बेटी की शादी भी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो चंद्रगुप्त से, ठीक है। आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक? तो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ तीनों ही सही हो जाएंगे और ऑप्शन डी पर हम जाएंगे सभी, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता को इन सभी ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, तो ये तीनों ही यहाँ पर हमारे सही हो जाएंगे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य? तो यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब यहाँ पर हमने रामायण का वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि मनुस्मृति के जो रचयिता थे वो कौन थे? मनु। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता मनु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? बताया गया मनुस्मृति में कि कितने प्रकार के विवाह थे। तो यहाँ पर 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का विवरण दिया गया है। तो आप ये भी याद रखना कितने प्रकार के थे? 8। महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या फिर वेद व्यास? तो महाभारत एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है और उसको लिखा था वेद व्यास ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था, वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, मनु ने मनुस्मृति को लिखा था, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। तो यहाँ पर ये सारे ही आपको याद रखने हैं कि किसने क्या लिखा था। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है पुरु, तुर्वस या फिर यदु? तो यहाँ पर हमें बताना है कि महाभारत और पुराण में जो मथुरा के उस समय शासक थे उनके वंश को क्या कहा गया है? तो उनके जो वंश था उस समय उनको कहा गया यदु। महाभारत में भी और पुराण में भी, दोनों में ही हमें उस समय जो मथुरा में जो शासक शासन कर रहे थे उनके वंश को यदु कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो अभी हमने डिस्कस किया वो प्राचीन महाकाव्य क्या है? महाभारत है। लिखा किसने था? वेद व्यास ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण की रचना किसने की? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। तो रामायण की रचना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किसने की? वाल्मीकि ने की, ठीक है। मनु ने मनुस्मृति की, वेद व्यास ने महाभारत की। आगे देखते हैं हम। अब है हमारे पास दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती? तो दुर्योधन की माँ थी गांधारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांधारी। दुर्योधन की माँ गांधारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कृष्ण, पांडु, शांतनु या फिर भीष्म? तो दुर्योधन की ओर से जो युद्ध में शामिल थे वो थे भीष्म, ठीक है ना, जिनको पितामह भी कहा गया है। हम सबने महाभारत को देखा हुआ है। तो उनकी तरफ से शामिल थे भीष्म। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, भीष्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीम की पत्नी का क्या नाम था? द्रौपदी, गांधारी, हिडम्बा या अम्बा? तो जो भीम की पत्नी थी कौन थी इनमें से? हिडम्बा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिडम्बा। भीम की पत्नी का नाम हिडम्बा था। आगे देखते हैं। गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष या अर्जुन का मित्र? तो यहाँ पर जो ये जो गांडीव है ये कहा गया है अर्जुन के धनुष का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्जुन का धनुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे आप जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ये तीनों ही थे। जब अर्जुन के और जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चलता है तो अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, ये सब उनके सामने ही थे जो उनके खिलाफ होकर लड़ रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके तीनों सही, डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये सभी थे जो अर्जुन के सामने थे युद्ध में। गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे साथ नहीं है, उपयुक्त सभी। तो गीता में ये तीनों ही उपदेश दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गीता में आपको कर्म करो ये भी कहा गया है, भविष्य की चिंता मत करो ये भी कहा गया है, कर्म फल हमारे साथ नहीं है ये भी कहा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियां,
उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। देखिए जो गोत्र जो शब्द है ना, ठीक है, हम सबको पता है कि जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो हमेशा पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का निर्माण है वो 6 ऋषियों से हुआ है, ठीक है, और वो जो 6 ऋषि थे उन्हीं से आगे जो उनका वंश है वो फैलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम जितने भी लोग हैं, हमारे जो पूर्वज है वो कहीं ना कहीं सामान्य है, मतलब हम उन ऋषियों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। तो जब हमसे हमारा गोत्र पूछा जाता है तो हम उन्हीं में से किसी ऋषि को, जिनको भी हमारे जो बड़े हैं मानते आए हैं, जिसको भी वो अपना, उन ऋषियों में से जिनको भी वो अपना पूर्वज मानते हैं, उनका नाम बताते हैं कि हमारा गोत्र वो है। तो उन ऋषियों का जो नाम है वही गोत्र है जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि भले ही आज भी बहुत सारी जातियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके पूर्वज हैं वो सामान्य हैं, वो सब कॉमन है ना, क्योंकि ऐसा कहा गया कि वो 6 से ही हमारी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोत्र किसका सूचक है? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म, विदर, द्रोणाचार्य या भीम? तो अर्जुन हम सबको पता है द्रोणाचार्य के शिष्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? तो किसने लिखा ये टीका? यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा, मानेश्वर ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मानेश्वर ने, इन्होंने ही मराठी में टीका लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन आप फिर से देख लो, ये एक संत थे और इन्होंने गीता पर टीका लिखा था और वो भी मराठी में, मानेश्वर ने। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है क्या है? राजा, लड़ाकू या फिर राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो जो क्षत्रिय जो शब्द है बाद में चल के ये एक वर्ण बन जाता है, लेकिन शुरुआत में जो इस शब्द का जो अर्थ था वो ये था कि कोई भी राज्य या फिर कोई भी जगह, जो कोई भी क्षेत्र जो जीत चुकी है, जिस पर आपका अधिकार हो, उसको बोलते थे क्षत्रिय। लेकिन बाद में क्या कर दिया, जो उस जगह को जीतता था, जो भी उस राज्य का राजा बनता था, वो अपने आप को क्षत्रिय बताने लग गया, ठीक है। तो क्षत्रिय शब्द का जो साहित्यिक अर्थ था वो क्या था? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा और अंबालिका ये जो पत्नियां थी विचित्र वीर की। अगर हम सबने महाभारत देखी है तो हम सबको ये सारे क्वेश्चन पता ही होंगे कि जो अम्बा और जो अंबालिका थी वो विचित्र वीर की वाइफ थी, ठीक है। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो सबको पता है जो घटोत्कच थे वो भीम के पुत्र थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, घटोत्कच भीम के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ कुंती थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कर्ण की माँ कुंती थी। और कर्ण को ही सबसे बड़ा दानवीर कहा गया है, तो ये भी आप याद रखना। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो मानव जीवन के पूरे संपूर्ण जीवन को बांटा गया है 4 आश्रमों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 आश्रमों में बांटा गया है पूरा जो मानव जीवन है उसके संपूर्ण जीवन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो ये तीनों ही हैं जिन्होंने विचार व्यक्त किए हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, और इन सभी ने ही श्रीमद् भगवद गीता को बहुत महत्व दिया है और इस पर अपने विचार को व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां हम सबको पता है, नूरजहां किसकी वाइफ थी? जहांगीर की वाइफ थी। और जो ये नूरजहां जो नाम है वो उनका अपना असली नाम नहीं था, बल्कि जहांगीर ने उनको नाम दिया था। जहांगीर का जो असली नाम क्या था? नूरुद्दीन। तो उनको ये इनका जो असली नाम है पहले वो देख लेते हैं। इनका असली नाम था मेहरुनिशा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, मेहरुनिशा इनका असली नाम था। तो इनको, जहांगीर को अपनी इन वाइफ से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो इसीलिए अपने नाम पर वो इनको नाम देते हैं। उनका नाम नूरुद्दीन होता है और वो इनको नाम देते हैं नूरजहां। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं बदायूं, अकबर, अबुल फजल या फैजी? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबुल फजल। और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो आईने अकबरी ये किसके बारे में है? ये अकबर के बारे में है, अकबर से जुड़े उनके प्रशासन के बारे में ये अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने बैन लगा दिया था, ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है?
2, 3, 4 या 5। तो आईने अकबरी को जब अबुल फजल ने लिखा था तो उन्होंने ना केवल सिर्फ अकबर के बारे में बल्कि अकबर से जुड़े जिनके प्रशासनिक जो भी उस समय चीज़ें होती थी उन्होंने उसके बारे में बताने की कोशिश करी है। तो आईने अकबरी में बता रहा है हमें कि उसे कितने भागों में व्यक्त किया गया। तो ये तो आईने अकबरी के बारे में, हालांकि वरना उन्होंने सब कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी है। तो जो आईने अकबरी है इसके कितने भाग हैं, तो इसके हैं 5 भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आईने अकबरी के 5 भागों में उसको व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने बताया है कि जब अकबर का काल था तो उसमें जो सूबे थे वो 12 थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 सूबों में वो जो अकबर का जो पूरा शासन था उसको बांटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। भूमि को बांटा गया था 4 भागों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 भागों में बांटा गया था आईने अकबरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो जो अकबरनामा और आईने अकबरी के जो अनुवादक थे वो यहाँ पर ये सभी हैं, बेब्रीज, जैरट, ठीक है, सभी। क्योंकि अकबरनामा जो आईने अकबरी हम सबको पता है ये ना तो कोई हिंदी में लिखी गई थी ना ये इंग्लिश में लिखी गई थी, और बाद में ज़्यादातर जो लोगों को समझ में आती है वो हिंदी या इंग्लिश ही आती है। तो क्या किया था अंग्रेज़ों ने, इन किताबों को समझने के लिए और लोगों जिससे कि वो सब पढ़ सके इनको ट्रांसलेट करवा दिया था। ठीक है ना, इनका दूसरी भाषाओं में इनको बदलवा दिया था। तो यहाँ पर ये सभी इस काम में इन्वॉल्व थे, अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी। तो यहाँ पर हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हमारी वीडियो आती रहेंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।